हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की सिविक्स के चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा कि हमने क्लास 6 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लोगों की पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा था। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी जो लड़ाई वगैरह है वो हो जाए सोसाइटी में, तो उसे पीसफुली कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में भी पढ़ा था। और इक्वलिटी एक ऐसा फीचर है डेमोक्रेसी का जो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और उसकी फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर में इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इक्वलिटी क्या होती है और डेमोक्रेसी में वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, और क्या हमारे इंडिया में सभी लोगों को इक्वलिटी यानी समानता का दर्जा दिया गया है या नहीं। इस चैप्टर में एक स्टोरी की फॉर्म में इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस समझाई गई है। तो चलिए हम कांता की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर की पिक्चर में लोग एक लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो वोट देने के लिए खड़े हैं। और उसी लाइन में कांता भी खड़ी है। कांता और उसकी फ्रेंड जो थी ना, सुजा, वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। कांता कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार दिया गया है। और कहती है कि हमारे जो मालिक हैं जैन साहब, वो भी इसी लाइन में हमारे साथ वोट डालने के लिए खड़े हैं। और फिर कांता वोट डालने के लिए जाती है और वो उसी व्यक्ति को वोट डालती है जिसने उनके एरिया में पाइप्ड वाटर की फैसिलिटी देने का प्रॉमिस किया होता है। जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो जैन साहब चले जाते हैं और जो कांता होती है वो उनको नमस्ते कहकर विदा कर देती है। और उसके बाद कांता सुजा से कहती है कि मेरी बेटी गुड़िया जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे बहुत तेज़ बुखार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन उससे पहले वो कहती है कि मुझे जैन साहब के घर जाके उनसे कुछ पैसे उधार लेने होंगे, अपनी पेमेंट एडवांस में लेनी होगी ताकि मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा सकूं। उसके बाद कांता जो होती है वो अपने घर आती है और अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए देती है और उसे कहती है कि जब मैं शाम को काम से लौटूंगी तो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगी। उसके बाद कांता जो है वो घर से बाहर निकलकर अपनी बस्ती की तरफ देखती है, तो वहाँ देखती है कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और वो यही सोचती है कि ये जो गंदगी है इसी की वजह उसकी बेटी बीमार पड़ी। उसका कारण वही गंदगी थी जो कभी भी साफ़ नहीं की गई थी। फिर कांता अपने मालिक के घर काम करने चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो कांता है वो काम ख़त्म कर देती है। काम ख़त्म करने के बाद वो उनसे कुछ पैसे जो हैं एडवांस में ले लेती है और फिर जाके अपनी बेटी को लेती है और हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हो जाती है और अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए वहाँ पे लाइन में लगी रहती है। और उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक आता है इक्वल राइट टू वोट। हमारी जो स्टोरी है, कांता वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी है, वो कांता से शुरू हुई थी और जब वो वोट डालने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तो आप दोबारा से वो पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ इस लाइन में कितने लोग खड़े हैं। अलग अलग तरह के जो हैं लोग खड़े हैं, उनका अलग अलग स्टेटस हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कांता जैसा कोई डोमेस्टिक वर्कर है। तो ये सारे लोग जो हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं। कांता अपने मालिक, जिनका नाम था अशोक जैन, और छोटे लाल जो उसका पड़ोसी था, उन्हें पहचानती है और कहती है कि हमारे देश में सबको वोट डालने का समान अधिकार है। यानी एक ही लाइन में जो जैन साहेब हैं, इतने बड़े आदमी, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं और जो डोमेस्टिक वर्कर हमारे जैसे वर्कर्स हैं वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कितनी समानता है। और आगे बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो एक ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन है, ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सभी लोगों को वोट डालने का समान अधिकार है। फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कितना भी एजुकेटेड हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या फिर वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। और यही कंसेप्ट हमने पिछले साल क्लास 6 में भी पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है
वो इक्वलिटी यानी समानता पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, फिर चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या करती हो, उसे एक वोट का अधिकार दिया जाता है। और यही सोच के जो कांता होती है वो वोट देने के लिए बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बड़ी ज़्यादा खुश होती है और यही सोचती है कि वो एक डोमेस्टिक वर्कर होते हुए भी सभी के बराबर है, क्योंकि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी के वोट्स की एक जैसी वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है कांता जो है वो कांता को कुछ डाउट्स होने लग जाते हैं कि क्या सच में हम सभी लोग इक्वल हैं, क्या सच में हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कांता क्यों इक्वालिटी को लेकर इतनी अनश्योर थी। तो चलिए देखते हैं कि उसकी डे टू डे लाइफ जो है वो कैसी है। कांता एक स्लम में यानी एक झुग्गी झोंपड़ी में रहती है, जहाँ उसके घर के पीछे एक गंदा नाला है। उसकी बेटी बीमार थी, लेकिन फिर भी वो काम से छुट्टी नहीं ले पा रही थी और उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती थी, क्योंकि उसे अपने मालिक से अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लेने थे। इसीलिए उसकी जॉब एक डोमेस्टिक वर्कर की है, जिससे वो बहुत थक जाती है और फिर दिन ख़त्म होते ही उसे हॉस्पिटल की एक लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है। और इसी लाइन में ज़्यादातर लोग जो थे वो खड़े होते हैं, वो सारे जो जितने भी लोग उस लाइन में खड़े होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते अपना इलाज करवाने के लिए। ना तो वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते, इसीलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में लगे होते हैं। और फिर कांता सोचती है कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो बेचारे इसी ऐसे ही लाइन में लगते हैं। लेकिन वो ये भी सोचती है कि जो जैन मैडम हैं या जैन साहब हैं, वो सिर्फ वोट डालने के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन जब उनका बच्चा बीमार होता होगा तो उन्हें कभी लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये सब वो सोचती है, जो कांता होती है वो सोचती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इसमें बताया गया है कि जो कांता है वो भी उन सभी लोगों से में से एक है जो कि एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, एक लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। उसके पास वोट देने का अधिकार है बाकी सभी लोगों के जैसे। हालांकि उसके रहने और काम करने की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, वो अच्छी नहीं हैं, जो कि इक्वलिटी से बिल्कुल परे हैं, अलग हैं। गरीब होने के अलावा लोगों को और भी बहुत सारी तरह की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम दो स्टोरीज़ के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनइक्वालिटीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी पढ़ने से पहले ये बताया गया है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है कास्ट सिस्टम में, यानी कास्ट सिस्टम को लेकर सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है। यानी अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो तो कास्ट सिस्टम के बारे में आपको बहुत छोटी एज में ही पता चल गया होगा, क्योंकि गांव में लोग जो हैं वो जाति प्रथा को बड़ा ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो देखने पर लगता है कि सिटी के लोग जो हैं वो कास्ट सिस्टम में इतना बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इस चैप्टर में दिए गए शादी के एड्स को देखेंगे, यानी जो ये एड्स दिए गए हैं अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें भी कास्ट सिस्टम जो है उसके बारे में बताया गया है। यानी हमारे शहर जो हैं वो भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जो ऊंची सोसाइटीज़ हैं से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में किस तरीके से बसा हुआ है ये कास्ट सिस्टम। यानी वो शहर का होते हुए भी कास्ट को मानते हैं और अपनी ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं, शादी वगैरह जो है वो अपनी कास्ट में ही करना पसंद करेंगे। इसीलिए ये जो है मैट्रिमोनियल्स वो भी कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं, जिसमें एक दलित चाइल्ड के बारे में बताया गया है। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दलित चाइल्ड जो है वो स्कूल अटेंड करने के एक्सपीरियंस के बारे में उसने एक लिखा है उसने। हम लोगों ने क्लास 6 में दलित टर्म के बारे में पढ़ा था। दलित एक ऐसा वर्ड है जो लो कास्ट यानी छोटी जाति के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ।
जो कि लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया जाता था। और इससे हमें पता चलता है कि उनके साथ कितने समय से भेदभाव होता आया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी कथा, यानी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। उसका नाम था जूठन, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्लास में उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता था और उन्हें नीचे ज़मीन पर बिठाया जाता था, क्योंकि मैट जो था जिस पे बाकी बच्चे बैठते थे वो कहते थे कि मुझ तक पहुंचते ही वो ख़त्म हो जाता था, तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता था, इसलिए मुझे नीचे ही बैठना पड़ता था। कई बार वो कहते थे कि मुझे पीछे बिठाया जाता था दरवाजे के पास, और कई बार बाकी बच्चे जो थे वो मुझे बिना किसी कारण ही मारते रहते थे। एक बार जब कहते हैं कि मैं क्लास 4th में था, तो स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने मुझे स्कूल का प्लेग्राउंड और स्कूल जो था उसको साफ़ करने के लिए कहा। उन्होंने आगे लिखा है कि प्लेग्राउंड मेरे शरीर के मुकाबले जो था वो काफ़ी बड़ा था, और उसे साफ़ करते करते मेरी जो पीठ थी वो बहुत दर्द होने लगी, और मेरा फेस जो था वो डस्ट से भर गया, उस पर डस्ट ही डस्ट जो थी वो हो गई। और वो कहते हैं कि कुछ डस्ट जो थी वो मेरे मुंह में भी चली गई थी। दूसरे बच्चे जो थे वो क्लास में पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर जो थे वो अपने कमरे से मुझे देख रहे थे, वहाँ बैठ के मुझे देख रहे थे, और मुझे पानी तक भी पीने नहीं दिया गया। मैं पूरा दिन सफाई ही करता रहा। मैंने स्कूल के सारे दरवाजे खिड़कियाँ साफ़ की, और जो सारे टीचर्स थे और बच्चे थे वो मुझे देख रहे थे। और आगे भी कुछ दिनों तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उन्होंने ऐसे ही प्लेग्राउंड जो था उसकी सफाई की, स्कूल की सफाई की। एक दिन ओम प्रकाश जो थे उनके फादर जो थे वो स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र सफाई करते हुए अपने बेटे पर पड़ी। तो उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और सीधे हेडमास्टर के पास गए, और उन्होंने हेडमास्टर से कहा कि मेरा बेटा तो इसी स्कूल में पढ़ेगा, और इसके साथ और दूसरे बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। जो दूसरी स्टोरी है वो एक ऐसे इंसिडेंट पे बेस्ड है जो कि इंडिया के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी घटी है, यानी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी ये इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो थे वो अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ रहे थे, और उनके पास पैसे भी थे और वो रेंट भी पे कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपार्टमेंट जो था वो नहीं मिल रहा था। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं ताकि उन्हें अपार्टमेंट ढूंढने में आसानी हो। तो डीलर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स का पता है जो कि उन्हें रेंट पे मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। तो वो लोग पहले अपार्टमेंट में जाते हैं और उन्हें वो बड़ा ही पसंद आता है और उसे लेने का वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अपार्टमेंट की जो मालकिन थी ना, वो जब उसे उनके नाम पता चल जाते हैं तो वो एक्सक्यूज़ बनाती है और कहती है कि बिल्डिंग जो है उस बिल्डिंग में वो उन्हें घर नहीं दे सकती, क्योंकि जो भी मीट खाता है वो उन्हें वहाँ पे रेंट पे घर नहीं दे सकती, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में सभी वेजिटेरियन हैं और कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अंसारीज़ और प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख के हैरान हो जाते हैं ये सुन के, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग में से मछली पकाने की स्मेल आ रही थी, और सेम एक्सक्यूज़ सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट से भी उन्हें मिले। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर जो था उसने अंसारीज़ को कहा कि वो अपना नाम चेंज कर ले, अपना नाम बदल ले और खुद को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताएं। अगर अंसारीज़ कहेंगे तो शायद उन्हें घर नहीं मिलेगा, यानी अगर वो अपना असली नाम बताएंगे अंसारीज़ तो उन्हें घर नहीं मिलेगा, कोई भी उन्हें घर देने के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन अंसारीज़ जो थे वो अपना नाम नहीं बदलना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और अपार्टमेंट्स देखेंगे, और अपार्टमेंट्स देखते देखते 1 महीना गुजर गया और एंड में जाके क्या होता है कि उन्हें रेंट पे घर मिल जाता है। तो दोनों ही स्टोरीज़ में हमने देखा कि ना सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी लोग जो हैं वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके साथ भेदभाव होता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिग्निटी यानी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हर एक व्यक्ति की अपनी एक मान मर्यादा होती है, अपनी इज्जत होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है समाज में, जिसके बिना वो सर उठा के नहीं जी सकता, यानी उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने 2 स्टोरीज अब तक पढ़ी, उनसे आप समझ ही गए होंगे कि आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, आपका जो भी क्लास बैकग्राउंड है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें ही तय करती हैं कि आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि कई लोग जो हैं, कई लोगों के साथ उनके रिलीजन, कास्ट और फैमिली बैकग्राउंड को लेकर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की स्टोरी में पढ़ा था कि एक के साथ कास्ट को लेकर और दूसरे के साथ रिलीजन को लेकर अनइक्वल ट्रीटमेंट जो था वो किया गया था। जब भी किसी व्यक्ति के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी मान मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचती है, उसे बहुत दुख होता है, यानी उसे बहुत बुरा लगता है। वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो थे वो दोनों ही उनकी दोनों की मान मर्यादा को ठेस पहुंची थी। वो दोनों ही इसको डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरीके से समाज में उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ था, वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी छोटी कास्ट की वजह से पूरा स्कूल साफ़ करना पड़ा, तो उसके जो टीचर्स थे या जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया, वो भी उसकी वजह बने थे। उसके मान मर्यादा को काफ़ी ठेस पहुंची थी, और जिससे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उन्हें ये फील हुआ कि वो बाकी स्टूडेंट्स के से नीचे लेवल पर हैं, यानी वो उनसे लो लेवल पे हैं, अनइक्वल हैं। उस टाइम पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक छोटे बच्चे थे, तो अपने बचाव के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। जब उनके फादर ने उन्हें स्कूल साफ करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, और अपने बेटे के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, और उन्होंने इसके लिए टीचर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा बहस की थी। उसी तरह अंसारीज़ का भी जो था की मान मर्यादा जो थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उसको भी बहुत ठेस पहुंची थी। उन्हें भी रेंट पे जो था अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम चेंज करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मना कर दिया, अपना नाम नहीं चेंज किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज़ थे, उनके साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट जो था वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इसे डिज़र्व नहीं करते थे। हालांकि वो भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिज़र्व करते थे, जो कि सभी लोगों को मिलती है, यानी वो भी उसके हकदार थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल समझा गया है, इक्वल राइट दिया गया है, इक्वलिटी का राइट दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो किसी भी कास्ट का है या किसी रिलीजन से या किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो कोई भी हो, वो सभी लोग इक्वल होंगे। यानी इन स्पाइट ऑफ ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा उसको इक्वलिटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई है, यानी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, हर एक व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से, यानी भेदभाव से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसे बहुत से लॉज जो थे वो बने जिससे सभी लोगों को एक समान का दर्जा मिले, यानी लॉज के अकॉर्डिंग सभी लोग जो हैं वो एक समान होंगे। आगे बताया गया है कि इक्वलिटी की जो रिकॉग्निशन है, यानी इक्वलिटी की रिकॉग्निशन के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। यानी इक्वलिटी लाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न जो है वो है कि हर एक व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, समान है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट से लेकर कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर तक को सेम लॉज को मानना पड़ता है, और यानी दोनों ही रूल्स
लॉज वगैरह जो हैं दोनों के लिए इक्वल हैं। जो भी कानून बनाए गए हैं उन सब का हर एक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर एक आम आदमी है, या एक जो है डोमेस्टिक वर्कर है। और दूसरा प्रोविज़न है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, और चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तीसरा प्रोविज़न है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स वगैरह जो हैं वो हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो, चाहे वो अमीर है या गरीब है, या फिर वो किसी हाई कास्ट से बिलोंग करता है या लो कास्ट से बिलोंग करता है, उन्हें जाने की अनुमति है, वो जा सकते हैं वहाँ पे। यानी हर एक व्यक्ति को पूरी आज़ादी है, वो इन सब प्लेसेस को यूज़ कर सकता है। और जितने भी पब्लिक वेल्स हैं, रोड्स हैं या बेदिंग घाट्स वगैरह हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति जो है वो यूज़ कर सकता है। और फोर्थ प्रोविज़न जो है उसमें बताया गया कि जो अनटचेबिलिटी है वो हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, यानी छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि हमने पुराने ज़माने में देखा था कि बड़ी जाति वाले लोग होते थे ना, वो छोटी जाति के लोगों को छूते भी नहीं थे, उनको हाथ भी नहीं लगाते थे। वो चीज़ जो है हमारे संविधान ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी लागू करने की बहुत कोशिश कर रही है और करती रहती है। पहला जो है वो लॉ है, यानी कानून के ज़रिए वो इक्वलिटी लाने की कोशिश करती है। बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जिसमें इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई है, जिसमें लोगों को इक्वल माना गया है। और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी स्कीम्स के थ्रू, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी के लिए लॉज बनाती है, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी उन लोगों के लिए जो किसी छोटी जाति से बिलोंग करते हैं या गरीब हैं, और उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, खासकर उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसके ज़रिए हर एक व्यक्ति जो है उसका अधिकार सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और उनके साथ कोई भी व्यक्ति जो है वो असमानता का व्यवहार ना करे। और उसके बाद ये बताया गया है कि कुछ गवर्नमेंट जो है, कुछ कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटीज़ थी या कुछ लोग थे, उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव किया गया है इसकी वजह से, इन प्रोग्राम्स की वजह से, जिनके साथ काफ़ी सेंचुरीज से जो था वो इल ट्रीटमेंट होता आ रहा था, भेदभाव होता आ रहा था। और ये सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स यानी ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उन्हें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो मौके दिए जाएं जो उनकी लो कास्ट या रिलीजन की वजह से उन्हें पहले नहीं दिए गए थे। यानी उनको छोटा समझा जाता था, तो उनको किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी जो वो नहीं दी जाती थी। और ऐसा ही एक स्टेप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, वो है मिड डे मील स्कीम का। ये स्कीम जो है ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई गई थी ताकि बच्चों को वहाँ पे लंच मिल सके। सबसे पहले ये स्कीम जो थी ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी, और 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसने सारी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स को मिड डे मील स्कीम अपने अपने स्टेट्स में 6 मंथ्स के अंदर अंदर स्टार्ट करने के लिए कहा था। और इस स्कीम के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए थे, इसका कुछ फ़ायदे भी थे, और जो भी गरीब बच्चे थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट होने लगा और वो रोज़ स्कूल आने लगे। जो टीचर्स थे वो बताते थे कि पहले जो बच्चे होते थे ना वो घर पे खाना खाने के लिए जाते थे और फिर वापस नहीं आते थे, वापस लौट के ही नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू हुई है, तब से बच्चों को खाना स्कूल में ही दिया जाने लगा है, और तब से उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और उनकी मदर्स जो है अगर वो कहीं पे काम भी करती है तो उन्हें काम छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकें। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसीलिए क्योंकि उन्हें स्कूल में ही लंच मिल जाता है तो घर जाने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस मिड डे मील प्रोग्राम से कास्ट प्रेजुडाइसेस यानी कास्ट के बेसिस पे जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था ना, वो भी काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी हद तक वो कम हुआ है। क्योंकि लोअर और अपर कास्ट दोनों के ही बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही प्लेस पर बैठकर खाना खाते हैं।
और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में दलित वुमेन को खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, उनको रखा जाता है। और साथ ही इस मिड डे मील स्कीम ने गरीब बच्चों को भूख की तकलीफ़ को भी उनकी काफ़ी कम हुई है, काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि भूखे पेट वो बच्चे जो थे वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। हालांकि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में, जिनकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है, आगे भी बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। और मिड डे मील स्कीम ने गरीब बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट और अटेंडेंस को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, यानी उनकी अटेंडेंस और एनरोलमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। लेकिन फिर भी हमारे देश में उन स्कूलों में बड़ा डिफरेंस है जहाँ अमीर पढ़ते हैं, अमीर बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जबकि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चे पढ़ते हैं, जिनके साथ आज भी अभी भी भेदभाव और अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो स्कूल का कुछ काम करें जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको ठेस पहुँचे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग उन्हें बराबर नहीं समझते हैं। लेकिन हमारा जो कानून है वो कहता है कि सभी कानून की नज़र में बराबर हैं, इक्वल हैं। इसके बावजूद भी इसका मेन रीज़न है कि ये जो लोग हैं, इनका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो धीरे धीरे ही चेंज होता है, ना कि एक दिन में। कोई भी चेंज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, अचानक से नहीं आता है। तो लोगों की जो सोच है वो उसको बदलने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। बजाय इसके लोगों को ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के ख़िलाफ़ है, इलीगल है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनकी कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। अगर कोई अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके बेसिस पर, उनकी गरीबी के बेसिस पर, अगर वो वुमेन है तो उस बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और ये सब तब ख़त्म होगा जब हर व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। हर एक व्यक्ति की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अपनी डिग्निटी है। और इसी सोच के साथ जो सभी लोग हैं उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो पाएगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वलिटी को लेकर आना एक बहुत मतलब लंबी स्ट्रगल है, एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें इंडिया की बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। टाइमली उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिससे इक्वलिटी जो है वो लाई जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी दूसरे देशों में भी इक्वलिटी के लिए लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की थी। अभी तक हमने इंडिया के बारे में ही पढ़ा है कि यहाँ पे लोगों के साथ इनइक्वालिटी, यहाँ पे लोगों में इनइक्वालिटी थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन इंडिया के अलावा और भी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। लोगों ने इक्वलिटी लाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल की थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते हैं, और कभी उनके जो पूर्वज थे ना, उनके एंसेस्टर थे, उनको अफ्रीका से गुलाम बना के अमेरिका में लाया गया था। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ उनके काले रंग की वजह से भेदभाव किया जाता था, क्योंकि उनका रंग जो था वो काला था। तो उनके साथ वाइट लोग जो होते थे ना अमेरिका के, वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और इक्वलिटी लाने के लिए लेट 1950s में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाई थी, कुछ आंदोलन भी चलाए थे। लेकिन मूवमेंट से पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ में यूएसए में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, और उन्हें लॉज होते हुए भी इक्वलिटी से वंचित रहना पड़ता था, उसे डिनाइड रहना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पे काले रंग के जो लोग होते थे ना, उनको बस में ट्रैवल करते समय या तो लास्ट में बैठना पड़ता था या फिर अपनी सीट किसी गोरे व्यक्ति को, वाइट पर्सन को देनी पड़ती थी। आगे बताया गया है कि जो एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जिसका नाम था रोज़ा पार्क्स, एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रही थी तो उसने अपनी सीट पर गोरे व्यक्ति को बैठने के लिए ऑफ़र नहीं किया, उसने उसको मना कर दिया, सीट नहीं दी। तो ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट हुआ था 1 दिसंबर 1955 को, और उसके रिफ्यूज़ल की वजह से एक ह्यूज एजिटेशन यानी एक आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ होने वाले अनइक्वल ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ किया गया था। और इस मूवमेंट को अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और
फिर एक सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ उसके काले रंग, उसकी जाति, धर्म या फिर नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करने की मनाही कर दी गई, यानी वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया, यानी उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। और ये भी कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उनका एडमिशन जो है यूएसए के उन स्कूल्स में होगा जहाँ पे बाकी वाले जो गोरे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जहाँ पे वाइट्स के बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, और उनके लिए कोई भी सेपरेट स्कूल जो है वो नहीं खोला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आज भी अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं वो गरीब हैं और उनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं ना वो भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, अच्छे नहीं हैं, और उन्हें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई हैं। बल्कि जो गोरे, अगर हम कंपैरिजन करें ना गोरे बच्चे जो थे वो वाइट्स के, तो उनके जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी क्वालिफाइड थे, और ज़्यादातर जो गोरे बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जैसी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो आज भी उनकी हालत जो है वो ऐसी ही है। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। हम किसी भी कंट्री को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, यानी उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारा हमेशा से जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वालिटी लाने के लिए कुछ नए इश्यूज़ को उठाते रहे हैं, और कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आज भी समाज में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी टाइमली ये सारी जो है मूवमेंट्स होती रहती हैं, आंदोलन जो है वो होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप आगे इस बुक में पढ़ेंगे कि इक्वालिटी हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है, और जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सोचना कि क्या सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होता है, क्या वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने में कायम होते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ।